अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसा कि आप आज मेरे साथ फ्रेम में देख ही रहे हैं कि चेतन सिंह जी ने आज हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया। और हम आपसे ज़रा ये पूछना चाहेंगे, ये सीखना चाहेंगे कि पॉलिटिक्स में आपने क्या चेंजेस देखे इतने जो साल गुजरे हैं, समझे लाइक 30 ईयर्स में या 20 ईयर्स में क्या चेंजेस आए हैं। क्योंकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो चाहे वो नवाज शरीफ साहब की फैमिली हो या पीपल्स पार्टी हो, तो हमने एक फैमिली की देखी है पॉलिटिक्स के। एक जाता है तो उन्हीं की फैमिली से दूसरा आता है। ये हमने इंडिया में गांधी फैमिली को भी देखा इस तरह से। तो आप क्या समझते हैं कि अब क्या चेंजेस आए हैं और ऐसा होना चाहिए, या पार्टीज में जो दूसरे लोग हैं उनको भी आगे आना चाहिए? देखिए, अगर अब भारत की बात करेंगे तो आज के समय में राजनीति में बहुत ज्यादा उठक बैठक हमने देखी है पिछले कुछ सालों में। जैसे आपने पूछा 30 सालों में, तो 30 सालों में बहुत ज्यादा देखने को मिली है। राजनीतिक तौर से हमारी जनता बहुत जागरूक हुई। हमारे युवाएं बहुत राजनीति में आए हैं, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। बहुत बड़े आंदोलन भी हमने देखे हैं। उन आंदोलनों से हमने ये भी देखा किस तरह से सरकारें बदली गई। हमने देखा, आपने भी उसके ऊपर जरूर उसके ऊपर चर्चा करी होगी, जब अन्ना हजारे का एक करप्शन फ्री जो आंदोलन हुआ था, उसके साथ हमने देखा किस तरह से यूपीए, जो कांग्रेस, जो पिछले 2 टर्म से 10 सालों से सत्ता में थी, उनको जाना पड़ा और दिल्ली में एक नई पार्टी का जन्म हुआ जो है कि आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल उसके मुख्यमंत्री, उसके मुखिया थे। और हमने देखा कैसे मुख्यमंत्री बनने के बाद में कुछ ही समय के बाद में उन्होंने रिजाइन किया और दोबारा इलेक्ट हुए। तो बहुत ज्यादा हमने, और दिल्ली में, जो दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, अगर दिल्ली के अंदर कुछ इस तरह का हमें देखने को मिलता है तो उससे समझ आ जाता है कि युवाओं में किस तरह से राजनीति के अंदर एक रुचि आई। दूसरी हमने एक चीज और देखी जो 2014 से पहले नहीं होता था, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी में नैरेटिव बनाए गए, एक एक लाइन के स्लोगन, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट जैसे ट्विटर, इनको जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, देखिए जो चीज हम बार बार देखते रहते हैं वही दिमाग में छप जाती है। तो अभी जो आज के दौर में जो हमारी सरकार है, एनडीए, जिसमें मोदी जी उनके मुखिया है, भारतीय जनता पार्टी, उन्होंने 2014 में उनका एक नैरेटिव था, करप्शन फ्री, डायनास्टी फ्री। दिस इज व्हाट अभी आपने आरजू जी ये भी बोला, आपने भी बताया पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह से फैमिली वाला चल रहा था वो यहाँ पर भी बताया गया। लेकिन देखिए, इस तरह के नैरेटिव से हुआ क्या? क्या भारत में करप्शन फ्री हो पाया? क्या भारत में डायनास्टी फ्री हो पाई? ये सवाल बहुत अहम है समझने के। तो अभी सबसे महत्वपूर्ण क्या है हमारे देश में? राजनीति को एक उस मकाम पे पहुंचाने के लिए जिसमें सबका भागी, जिसमें सबकी भूमिका हो, सब अपनी भागीदारी कर सकें और सब समझ सके कि किस तरह से राजनीति हमारे देश में कंट्रीब्यूट करती है। आज के समय में आप देखेंगे जिस तरह से कुछ बिल आते हैं जो संसद में चर्चा ना होके, सेलेक्ट कमेटी में पास ना होके, बिल आ जाते हैं विधायक के जरिए, एक्ट बन जाते हैं, कानून बन जाते हैं। अब उनके ऊपर अभी जो किसानों का आंदोलन चल रहा है हमारे देश में, वो एक ऐतिहासिक आंदोलन है जो कभी, अगर आप पूछेंगे किसी से, उन्होंने कभी नहीं देखा हमारे देश में कि 70 सालों की आजादी में कि हमने इस तरह का आंदोलन देखा जिसमें किसान बढ़ चढ़ के पूरी दिल्ली में आए हुए हैं, हजारों की संख्या में। वो जागरूक है। और अभी किसानों ने एक बात और स्पष्ट कर दी कि वो राजनीतिक सपोर्ट नहीं चाहते हैं, लेकिन जो भी कानून आते हैं वो राजनीतिक दृष्टिकोण से ही आते हैं और राजनीतिक दृष्टिकोण के द्वारा ही उनको बदला जा सकता है। तो ये सब चीजें, देखिए, ये भी एक जागरूकता है जो पिछले 30 सालों में हमने देखा। देखिए, अभी सेकेंड टर्म में एनडीए चल रही है और सेकेंड टर्म में एनडीए की बात करेंगे तो 2014 में जिस हिसाब से आए, 2019 में और उससे बड़े बहुमत के साथ में आए। हालांकि मैं विपक्षी पार्टी का समर्थन करता हूं, मैं उनका समर्थक हूं, लेकिन फिर भी एक ये भी एक बड़ी देखने की बात है किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, किस तरह से नैरेटिव फॉर्म करके एक सत्ता में दोबारा और फिर दोबारा उसके ऊपर और अच्छी जीत और अच्छी सीटों के साथ में आना, ये एक देखने की और एक समझने की बिल्कुल बात है। अब यूपीए की उससे पहले अगर आप बात करें 10 साल, देखिए 2004 में जब आए थे, यूपीए आई थी, तो माननीय सोनिया गांधी जी को
प्रधानमंत्री बनने के लिए सबने बोला, सबने कहा, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने मनमोहन सिंह जी, जो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, उनको उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया, जो दोबारा 2009 में जब दोबारा टर्म में यूपीआई, फिर भी उन्होंने उनको आने दिया। तो ये चीजें बड़ी देखने वाली थी। उससे पहले अगर हम देखेंगे, उससे पहले वाजपेयी जी ने, जिन्होंने बहुत पहल करी, जो पाकिस्तान लाहौर एक बस यात्रा उन्होंने शुरू करी, पाकिस्तान आए, वो डिप्लोमेटिक एक चैनल उन्होंने शुरू किया। आगरा में भी हमने देखा किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ में किस तरह से डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव स्टार्ट करे। तो ये भी बहुत सराहनीय बात थी, एक बिल्कुल नया था। लेकिन उसके तुरंत बाद हमने कारगिल देखा। तो ये बहुत सारी जो डिप्लोमेटिक जो चीजें थी, जो राजनीतिक जागरूकता थी, जो राजनीतिक इच्छा शक्ति थी राजनीतिक दलों के अंदर, ये बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ पाए और हम देख पाए। और आज के समय में जो युवाओं के अंदर राजनीति के बारे में जो इतनी जागरूकता है, वो इसी कारण है कि आंदोलन के जरिए लोग अपने अधिकार समझ पाए, संविधान को समझ पाए। और आज के समय में वोटिंग परसेंटेज भी देखेंगे इलेक्शन बाय इलेक्शन तो बढ़ती जा रही है। तो ये बिल्कुल बहुत बड़ा ठीक। बदलाव। लेकिन चेतन जी, एक चीज़ है कि आप मतलब आप लॉयर भी हैं, आप जो है एनालिस्ट भी हैं, और आप जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट भी करते हैं। लेकिन बिल्कुल। अगर आपके देश में कोई बात गवर्नमेंट के खिलाफ करे या गवर्नमेंट की किसी कमजोरी को बताए, किसी गलती को बताए कि गवर्नमेंट ये ठीक नहीं कर रही है, तो कहेंगे कि जी ये तो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान की ज़बान बोल रहा है। और अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह करता है तो फौरन कह दिया जाता है कि ये तो इंडिया के सपोर्टर हैं, और ये यहाँ तक कह देते हैं कि इंडिया से शायद पैसे भी ले रहे हैं। तो ये चीज़ हमारी पॉलिटिक्स में क्यों है दोनों जगह? आरजू जी, देखिए, ये आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले इतिहास में जाना पड़ेगा कि 1944 में क्या हुआ था, 47 में क्या हुआ था। देखिए, देखा जाए तो हिंदुस्तान पाकिस्तान है तो भाई भाई। अब दो भाई, हम लोगों का डीएनए भी अगर देखा जाए तो एक जैसा ही, सोच हमारी एक जैसे, खाना पहन रहन सब एक जैसा ही है। तो इसमें कोई अंतर ज्यादा होने की आवश्यकता और जो समझने की बात ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि किस तरह से जो कुछ सत्ताधारी पार्टी है अपने फायदे के लिए, जो विपक्षी नेता है, विपक्षी लोग हैं, उनको किस तरह से उनको दबाने की कोशिश करती हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण की बात है। लेकिन इससे पहले अगर मैं थोड़ा सा पहले पीछे चला जाऊं, जिन्ना जी। साहब के बारे में मैं चर्चा करता हूँ। जिन्ना साहब एक बहुत बड़े वकील थे, बहुत जाने माने वकील। अब अंग्रेज थे उन दिनों, अंग्रेज शासन करते थे हमारे देश के ऊपर, जो हम एक साथ थे, हिंदुस्तान पाकिस्तान में एक देश था। तो हमने उस समय देखा बाल गंगाधर तिलक के ऊपर देशद्रोह का अंग्रेजों ने मामला चलाया। ये बात है 1885 की 86 की समथिंग, उस समय देशद्रोह का मामला उन दिनों अंग्रेजों ने बाल गंगाधर तिलक को चलाया। और उसको किसने लड़ा? जिन्ना साहब ने। क्योंकि जिन्ना साहब देखा जाए तो बहुत बड़े वकील थे, उन्होंने मुकदमा लड़ा और जीता। तो देखिए, जब वो उस समय, जो आज के समय में जिन्ना साहब के बारे में हमारे देश में अच्छी बातें नहीं बोला जाती, अच्छे उनको नहीं किया जाता, लेकिन उनका योगदान देखिए, वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो इस तरह की जो बातें हैं, इनका कुछ ज्यादा औचित्य नहीं रहता और ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। और इनको बिल्कुल जनता समझ चुकी है, हमारे युवा समझ चुके हैं कि इससे कुछ हासिल नहीं होगा। क्योंकि अब एक जो टीवी मीडिया की जो एक इमेज थी कि मीडिया जिस तरह से सब कुछ नेगेटिव फॉर्म कर देता है, तो उसकी विश्वसनीयता पे भी बहुत सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया बहुत सारी चीजें हैं, आर्मी होती है, लेकिन उसको भी नैरेटिव को फ्लैट कर दिया जाता है, क्योंकि लोग समझ चुके हैं ये कुछ जब तक नई टेक्निक नहीं लेकर आएंगे। देखिए, इलेक्शन की भी बात करें, चाहे पाकिस्तान हो गया चाहे हिंदुस्तान हो गया, हिंदुस्तान ने पूरा जो अमेरिका का ओबामा का इलेक्शन था उसको पूरा कॉपी कर दिया। वहां अमेरिका में बैरक ओबामा साहब ने ट्विटर का बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने बोला म्योबो, यहाँ पर कर दिया नमो। उसी तरह से इमरान खान ने भी बहुत अच्छा इस्तेमाल किया था सोशल मीडिया का, आप मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। तो जिस तरह से इन लोगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर करके जो चीजें पाई हैं, अब जनता भी समझ चुकी है। तो अब जब तक कुछ नई चीज नहीं आएगी, तो इस हिसाब से, जैसे आपके अभी देखिए, आप सब ने, जो आपके देश में अपोजिशन पार्टी ने, सबने मिलकर एक प्लेटफॉर्म बना लिया, क्योंकि सब चाहते हैं कि देश में खुशहाली आए, देश आगे बढ़े, युवाओं के लिए कुछ अच्छे अवसर निकल कर आए।
बिल्कुल ठीक। लेकिन चेतन जी, ये कभी देखने में नहीं आया, ना हिंदुस्तान में ना पाकिस्तान में। हो सकता है मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन कभी अपोजिशन पार्टीज और गवर्नमेंट मिल के काम करती हुई हमें नज़र नहीं आती। ऐसा क्यों होता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मिल के कंट्री के लिए काम करें? हमेशा लेग पुलिंग ही चलती है। जो भी गवर्नमेंट आती है उसको गिराने की ही बात होती है, चाहे हमारे यहाँ नवाज शरीफ साहब हों या उससे पहले की गवर्नमेंट, या अभी इमरान खान की गवर्नमेंट। आप जानते हैं कि पीएम हाँ इमरान जी, खान बिल्कुल। के गवर्नमेंट के साथ भी क्या हो रहा है। तो ये जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं वो उनकी हमेशा यही कोशिश क्यों होती है, जो हम इंडिया में भी देखते हैं कि इस वक्त जो अपोजिशन पार्टी है वो हर जगह ये कोशिश करती है कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनको कहीं पे लेट डाउन कर दिया जाए, उनको थोड़ा कहीं शर्मिंदा कर दें, कुछ कर दें। ये चीज़ क्यों है? और दूसरा इसके साथ ही ये कि आप क्या समझते हैं कि जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है इंडिया की, वो किस तरह से काम कर रही है चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ रिलेशंस को बेहतर करने में, या जैसे अभी हम देख ही रहे हैं लद्दाख में जो कुछ हो रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं कि अगर आपकी गवर्नमेंट होती तो बेहतर तरीके से हैंडल करते? ये देखिए देखिए यहाँ पर हमें चीजें समझनी पड़ेंगी। देखिए, चाहे पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान आ गया, अपोजिशन जब पार्टीज की बात होती है तो अपोजिशन पार्टीज का एक ऑब्जेक्टिव है कि, और उनका काम होना चाहिए, क्योंकि दोनों लोकतंत्र है। आपका देश में लोकतंत्र है, हमारा देश में लोकतंत्र है। हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है? लोकतंत्र की भूमिका यही होती है कि जो विपक्षी दल होते हैं वो सरकार की खामियों को सरकार के सामने रखते हैं, ताकि उन चीजों को हटा के और और बेहतर तरीके से व्यवस्था चल सके। तो ये भूमिका होती है, ये उनका कर्तव्य होता है और उनको निभाना पड़ता है ये अपोजिशन पार्टी का, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो उसमें कोई दोहराई नहीं। अब देखिए दूसरी बात, अगर इसको समझा जाए कि गिराने की कोशिश कर रही है, साथ में काम नहीं किया जाए, तो देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल किसका होता है? देखिए, जो सत्ताधारी पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अपोजिशन को लेके चलना। कैसे लेके चल रहा है? जब वाजपेयी जी अपोजिशन में थे, चाइना के साथ में हमारे देश को एक डिप्लोमेटिक एक इनिशिएटिव के लिए एक हमें ब्रेक थ्रू करना था, तो वाजपेयी जी अपोजिशन में होने के बावजूद भी उनको भेजा गया चाइना। क्यों? क्योंकि हमें पता था ये काम वो बेहतर कर सकते थे हमारे देश के लिए। उस टाइम देश की बात थी। इसी तरह से देखिए, हम लोग हम आपका हम अभी दोनों देशों में हम देख रहे हैं किस तरह से कोरोना की स्थिति जारी है, किस तरह से बेरोजगारी की स्थिति, आंकड़े देखिए बहुत चौंकाने वाले आंकड़े हैं। चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे भारत का हो, आंकड़े बिल्कुल चौंकाने वाले हैं। चाहे वो हम इन्फ्लेशन देखें, ये बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह की अभी सिचुएशन अभी हमारे देश में चल रही है। तो इसलिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि दोनों को मिलकर काम करना है। और देखिए, अगर आप बात करेंगे इमरान खान साहब की बात करेंगे, तो मैं देखिए जब इमरान खान साहब आए थे, लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। क्यों उम्मीदें थी? कि नॉन पॉलिटिकल पर्सन जो पॉलिटिक्स में आ जाते हैं, और उन्होंने कुछ सोशल वर्क भी किया था। जैसे उन्होंने कुछ अस्पताल बनाए थे, पहले उन्होंने बहुत काम सामाजिक कार्य भी करे उन्होंने, और उनकी छवि भी अगर देखा जाए तो एक नेता के तौर पे काफी साफ थी। लेकिन अब देखिए जिस हिसाब से उनको आर्मी जिस हिसाब से इस्तेमाल कर रही है, जो पाकिस्तान में बड़ी अफसोस की बात है कि इस तरह का एक आर्मी का जो एक रोल रहता है, ये सबसे बड़ी अफसोस की बात है। फिर भी उन्होंने पूरी कोशिश करी, उन्होंने कोशिश भी करी कि बाजवा साहब को हटाया जाए, बाजवा साहब का एक्सटेंशन ना मिले, जो जहां तक मेरे को जानकारी है, लेकिन बाजवा साहब का एक्सटेंशन मिले, और उसकी वजह से उनकी स्थिति थोड़ी सी कमजोर हुई है। तो इसी तरह अगर हिंदुस्तान की बात करूंगा, देखिए अगर आप लद्दाख के बारे में बात करें तो गलवान वैली में हुआ था। तो देखिए अभी ये हमने हमेशा देखा था, जो आज के समय में जो एग्रेसिव स्ट्रेटेजी है वो कांग्रेस की नहीं। कांग्रेस हमेशा एक डिप्लोमेटिक चैनल लेके चलती थी। कांग्रेस हमेशा चाहती थी कि हम मिलकर काम करें, बातचीत के जरिए एक रास्ता निकालें। चाइना के साथ भी अगर हमने देखा, उस समय हमारे रिलेशनशिप इतने खराब नहीं हुए थे। जो हमारी उनके साथ में एक वॉर भी हुई थी, उसके बाद में हमने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया था। तो लेकिन देखिए वॉर से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलता। तो अभी चाइना के साथ में और हमारे जिस हिसाब से अभी हमने उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिए हैं, कोई भी जो उनके कॉन्ट्रैक्ट हमारे देश में नहीं हो रहे हैं, तो देखिए इससे हम एक मैसेज देना चाहते हैं। चाइना ने जैसे पूरे विश्व को, जैसे कोरोना वायरस एक जो इसका गिफ्ट दिया है, वो कभी पूरा विश्व भूल नहीं पाएगा। अगर आप पाकिस्तान की बात करेंगे, देखिए अगर आप वहां पर भी हमने देखा पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है, उसमें भी जो उनका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जा रहा है, उससे भी पाकिस्तान बहुत परेशान है। पाकिस्तान नहीं चाहता, पाकिस्तान की अवाम वहां पर नहीं चाहती कि चाइना का ज्यादा इंटरफेयर हो। तो देखिए कहीं ना कहीं चाइना हम दोनों देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमने देखा है कि चाइना बहुत आवश्यक है कि चाइना को अलग वे पे रखा जाए, चाहे वो पाकिस्तान की जनता के लिए चाहे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि उनकी जो नीति है विस्तारवादी नीति, वो उसी अपनी नीति और नीयत के जरिए अपने आगे को लेके चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन चेतन जी, आपके ख्याल से कहाँ पे कांग्रेस से गलती हुई जिसकी वजह से वो एक तरह से ऑलमोस्ट गेम से बाहर है? और दूसरा ये कि जहाँ पे भी देखें तो ज़्यादातर जो है वो बीजेपी ही नज़र आती है। कोई इलेक्शंस भी होते हैं तो ज़्यादा सीट्स वही ले जाते हैं। तो बहुत साल जैसे हमारे यहाँ पीएमएलएन रही और पीपल्स पार्टी रही,
और उसके बाद एकदम से लोग हटे और नई पार्टी आई है। तो लेकिन आपके यहाँ बहुत साल कांग्रेस रही, लेकिन अब कांग्रेस से आप क्या समझते हैं, कहाँ गलती हुई जिसकी वजह से वो इस वक्त पावर में नहीं है? देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे, देखिए ये इसका इतिहास बहुत पुराना है, 135 साल पुराना इतिहास है और कांग्रेस ने बहुत योगदान किया है। अब से नहीं, आजादी के पहले से ये एक पार्टी है जो लोगों की सेवा के लिए काम करती आ रही है। आज के समय में ये अपने सबसे निचले स्थान पे है, अगर आंकड़ों की बात करी जाए, जो सीट है कांग्रेस के पास में। लेकिन देखिए, इसमें कोई ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र है। ये ग्राफ हमेशा ऊपर नीचे चलता रहता है। अगर 84 में अगर आप देखें जो इलेक्शन हुए थे, उसमें सिर्फ भाजपा के पास, बीजेपी जो रूलिंग पार्टी, उनके पास सिर्फ 2 सीटें थी और आज उनके पास 303 सीटें हैं। तो अभी अगर वैसे ही मैं पाकिस्तान में बात करूंगा, तो देखिए एक समय में जो रूलिंग पार्टी है उनकी क्या स्थिति है और आज के समय में उनकी क्या स्थिति है। तो देखिए दोनों का ये एक हार और जीत का जो है ये चलता रहता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस समय में, आज के समय में, कि अपनी पुराने की गलतियों से सीखे और आगे आगे बढ़ना। अब ऐसा लगता है कि जैसे कांग्रेस की बात करी जाएगी, जो लीडरशिप क्राइसिस जो पहले नजर आ रहे थे, जैसे राहुल गांधी जी जो अभी फिलहाल तो वो एमपी है, लेकिन उनसे पहले जो वो प्रेसिडेंट थे पार्टी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया 2019 के डिबैकल के बाद में, जो लोकसभा चुनाव की हार के बाद में। और उन्होंने भी गुजारिश करी जो फ्रंट सीट पे बैठे हुए जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, कि वो भी आके आके कुछ अपनी तरफ से अपनी अकाउंटेबिलिटी समझे और उसको समझे। लेकिन हमने नहीं देखा कि ऐसा हुआ। सोनिया गांधी जी को दोबारा अंतरिम अध्यक्ष बनना पड़ा। सोनिया गांधी जी की थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है आजकल। तो ये अध्यक्ष पद की जो थोड़ा सा एक जो वैक्यूम है, ये भी बहुत आवश्यक है, हमने देखा। और देखिए एक जो सबसे बड़ी खूबसूरत बात है कांग्रेस पार्टी की, जैसे मैंने आपको बताया 135 साल पुरानी पार्टी है, अंदर लोकतंत्र है, लोग अपनी बात रख सकते हैं, जो डिसेंटिंग वॉइस है अंदर रख सकते हैं। तो इसी बात के जरिए लोकतंत्र के अंदर अगर आप बात देखें, चीजें काफी अच्छी निकल के आती है। तो अभी अगर आप देखें, जो अभी लेटेस्ट अभी हमारा एक बहुत बड़ा राज्य है बिहार, उसके अंदर चुनाव हुए, उसके उसके उसमें भी कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, मजबूत है विपक्षी पार्टियों की। अभी और राज्यों में हमारे, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है समझने के, इंडिया में हर 2-2.5 महीने के अंदर किसी न किसी स्टेट के अंदर इलेक्शन होता रहता है। और उन स्टेट्स के अंदर इलेक्शंस में, और देखिए कांग्रेस आज के समय में कमजोर जरूर है, लेकिन बूढ़ी नहीं हुई है, ये हमें समझना पड़ेगा। सर जैसे पाकिस्तान में है ना कि पीपल्स पार्टी है, जैसे पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी रहेंगे, वो हटेंगे हाँ तो जी। बिलावल भुट्टो आएंगे, कोई दूसरा नहीं आएगा, चाहे दूसरा पार्टी का कितना भी अच्छा काम कर रहा हो। इसी तरह से पीएमएलएन में नवाज शरीफ साहब है, नवाज शरीफ साहब नहीं होंगे तो मरियम नवाज सामने आएंगी, वही फैमिली चलेगी। इवन पीटीआई जो इमरान खान साहब की पार्टी है, उसमें भी जो प्रेसिडेंट की सीट होगी वो इमरान खान साहब के पास ही रहेगी। -1 का कोई हमारे यहाँ तस्वुर भी नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब को हटा के पार्टी का हेड कोई और हो जाए। ऐसा क्यों होता है पॉलिटिकल पार्टीज में? जैसे आपके यहाँ भी गांधी फैमिली है, गांधी फैमिली को हटाकर जो बाकी लोग हैं उनमें से क्यों कोई और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता, कोई और पार्टी का हेड नहीं बन सकता? ये चीज़ आपको क्या लगता है कि दोनों देशों में ये चीज़ क्यों है? देखिए जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, आपने जो बात कही है, इसी के साथ में 2014 में हमारी रूलिंग पार्टी सत्ता में आई थी, एक बहुत बड़ा उनका एक पॉइंट था। और अगर चाहे पाकिस्तान की बात करें, देखिए डायनेस्टी पॉलिटिक्स को हमें समझना पड़ेगा कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स क्या सही में है। अगर जैसे अपने कांग्रेस के ऊपर अभी आपने बोला कि कांग्रेस के अंदर ऐसा महसूस होता है, गांधी फैमिली, देखिए कांग्रेस के अभी 135 साल के इतिहास में कितने लोग ऐसे हैं जो गांधी फैमिली से आते हैं, नेहरू परिवार से आते हैं और जो प्रधानमंत्री बने, तो वो हार्डली आप एक हाथ में गिन सकते हैं, बहुत कम लोग। कितने लोग ऐसे हैं इस परिवार से जो अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बहुत कम है। तो देखिए ये एक बोली भी बातें हैं, ये एक दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगाने वाली बातें हैं। तो इस बात से तो मैं बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर, कांग्रेस के अंदर कुछ इस तरह की बातें हैं कि गांधी फैमिली डायनेस्टी चल रही है। हाँ देखिए कैसा हो जाता है कि देखिए अगर मैं अगर कोई एक डॉक्टर है तो उनका बेटा क्या करेगा, वो डॉक्टर ही बनेगा। अगर कोई वकील है तो उनका बेटा क्या करेगा, भाई एक्टर है तो उनका बेटा क्या करेगा, आप यही उम्मीद लगाएंगे। तो इसीलिए अगर जो कोई पॉलिटिशियन है तो उनके बच्चे क्या करेंगे, वो पॉलिटिक्स ही नहीं तो नहीं करेंगे। सर, आप मेरी बात नहीं समझे। सर मैं कह रही हूँ कि पॉलिटिशियन ही बने, लेकिन पार्टी के हेड क्यों बनते हैं? पार्टी का हेड कोई दूसरा भी हो सकता है ना, जो उनकी फैमिली से बिलोंग ना करता हो। हाँ तो देखिए देखिए ये आरजू जी, मुझे अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो बिल्कुल देखिए ये बिलावल साहब की बात करी जाए, उनके उनकी माता जी के बारे में, उनके दादाजी, सबके बारे में बात करें तो हमने देखा है
किस हिसाब से आर्मी ने उनके लिए क्या क्या उनके लिए किया, किस तरह से एग्जीक्यूट किया सबको। तो देखिए वो स्थिति अगर मैं बात करूं पाकिस्तान में हिंदुस्तान में बहुत अंतर है। देखिए हिंदुस्तान में मैं इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ पर अगर अध्यक्ष बनने के लिए अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो अंदर इलेक्शन होता है। अब इलेक्शन के जरिए जो जिसको सपोर्ट करेगा वैसे ही तो बन पाएगा। देखिए इस 135 साल एक किसी पार्टी का इतिहास होना है अपने में ही एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत अचीवमेंट की बात है कि कोई पार्टी है, कितनी पार्टियां हैं पूरे विश्व में जो इतनी पुराना जिसका इतिहास है। तो हमें यही समझना पड़ेगा कि देखिए ये जो डायनास्टी पॉलिटिक्स है ये बड़े नैरो विजन से हम लोग सोचते हैं, देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में क्या ऐसा है, जब तक हम लोग ग्राउंड रियलिटी पे नहीं जाके देखेंगे तो नहीं होगा। तो मैं हिंदुस्तान में तो बिल्कुल मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। ठीक है, पाकिस्तान की बात करी जाए वहां पर थोड़ा सा अभी, क्योंकि वहां पर जिस हिसाब से इकोनॉमिक इक्वालिटी बहुत ज्यादा है, कुछ पार्टियां जो फंडिंग वंडिंग जो जैसे जिस हिसाब से आर्मी चाहती है कुछ अपने फायदे के लिए, कुछ लोगों को आगे लेके जाने के लिए, तो ये यहाँ पर हमें थोड़ा सा उसकी वजह से एक डिफरेंट एंगल आ जाता है। वो सिचुएशन हिंदुस्तान में नहीं है। तो कहा जाता है, ये सिर्फ एक इल्जाम है जो इल्जाम लगाया जाता है कि देखिए ये गांधी फैमिली के लोग पॉलिटिक्स में आते हैं और वो लोग भी अध्यक्ष बनते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूरा डिप्लोमेटिक कल्चर है। हमने देखा है कितने ऐसे अध्यक्ष हैं। मैंने अभी आपको मनमोहन सिंह जी का एग्जांपल दिया। मनमोहन सिंह जी 2 बार, जब यूपीए 2 बार सत्ता में थी, तो वो ही प्रधानमंत्री थे। तो इससे बड़ी बात क्या हुई? गांधी फैमिली से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया, सोनिया गांधी जी को तो प्रधानमंत्री नहीं बनाया। अब राजीव गांधी जी कितनी बार प्रधानमंत्री बने? अब देखिए सोनिया गांधी जी कब से हैं कांग्रेस में, कितनी बार कांग्रेस रही है, तो वो तो नहीं बने। तो इसलिए देखिए इस तरह की बातों का कोई यहाँ पर कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। आई डू नॉट फोरसी देयर वुड बी एनी सच थिंग्स व्हिच इज देयर इन द कांग्रेस। और जबकि कांग्रेस एक बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ रही है और काम कर रही है। बिल्कुल। और सर आपको क्या लग रहा है कि कश्मीर का जो इशू है वो कैसा हैंडल कर रही है आपकी गवर्नमेंट, और पाकिस्तान कैसा रिस्पांस कर रहा है? क्योंकि अभी जैसे 370 का इशू हुआ, तो मैं तो बहुत दफ़ा टॉक शोज देखती हूँ, आप लोगों की जो डिबेट्स आती हैं, तो जो कश्मीर से जो लोग आए होते हैं या जो कश्मीरी आए होते हैं वो अक्सर नाराज़ होते हैं। वो चाहते हैं कि वो दोबारा से 370 को लगाया जाए और दोबारा उसी उसी स्टेटस पे लेके जाएं जहां पहले था कश्मीर। लेकिन गवर्नमेंट ने आपकी जो चेंजेस किए हैं उससे आप कितना सेटिस्फाई, आपको लग रहा है कि ठीक हुआ है? देखिए अगर 370 की बात करी जाएगी तो जब नेहरू जी के जो पर्सनल सेक्रेटरी थे वीवी शंकर, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब देश आजाद हुआ था, उस समय नेहरू जी चाहते थे कि 370 हटे, लेकिन जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे उन्होंने बोला कि नहीं हमें 370 चाहिए। उसके बाद भी हमने देखा किस हिसाब से इन लोगों ने 370 की धारा को कम किया। तो ये देखिए आज के समय में हटाने वाली बात जो आप कह रहे हैं, तो अगर आप समझेंगे पूरी प्रोसेस, तो इसके लिए पहले पहले धीरे से कार्रवाई करती आई है। कांग्रेस उसके ऊपर बहुत बड़ा रोल प्ले करती आई है। तो इसलिए हटाने के लिए, ना हटाने के लिए, हटाने से इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि जिस हिसाब से कश्मीर में अब जागरूकता बढ़ रही है, वहां के युवा पढ़ रहे हैं, बहुत डिफेंस में आना चाह रहे हैं, पुलिस में आना चाह रहे हैं और आ भी रहे हैं। वहां पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, वहां पर इकोनॉमी बढ़ रही है। तो जो पहले था उस समय, और जैसे ही आपने डायनास्टी पॉलिटिक्स बोला जो हमने थोड़ा कश्मीर में हमने देखा था कि कुछ जैसे फारूक हो गए, मुफ्तीज हो गए, उनका थोड़ा सा वहां पर डायनेस्टी का कल्चर था, जो राजशाही का जैसा थोड़ा कल्चर जैसा तो समझ आ रहा था, थोड़ा था। और अपने फायदे के लिए हमने जिस हिसाब से देखा, जो अभी करंट डिस्पेंसेशन है, जो एनडीए गवर्नमेंट है, बीजेपी ने उनके साथ में पीडीपी जो मुफ्तीज की पार्टी है उनके साथ में टाइप भी किया था, तो जब उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया था कश्मीर का। तो इसलिए देखिए अब जनता भी वहां की जागरूक हो चुकी है। हमने कुछ नहीं देखा कि किसी तरह का कोई क्लैश हुआ हो, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट हुआ हो कश्मीर में। सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टीज का कुछ थोड़ा सा उनका डिसेंट था, उनका कोई नाराजगी थी। आई थिंक अब उनकी जो परफॉर्मेंस थी, अभी हमने देखा जो इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन वहां पर जो अभी हुए हैं, उसमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। और जनता ने अगर बीजेपी को थोड़े वोट दिए हैं, तो जो उन्होंने एक गुफ्तार जो सबने मिलकर एक जो पार्टी बनाई है उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो देखिए वो भी समझ चुके हैं कि उनको लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना पड़ेगा, कश्मीर में उनको डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा, जो अभी हमें देखने को मिल रहा है और काफी अच्छा रिस्पॉन्स हमें वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन सर उधर तो राहुल गांधी जाना चाह रहे थे, तो एक टाइम पे उनको भी जाने नहीं दिया जा रहा था, वो भी बहुत इशू बना था, वो भी बहुत मीडिया पे दिखाया जा रहा था। और अभी भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है मीडिया के अंदर। मीडिया में भी डिवाइड है, यानी कुछ चैनल्स जो हैं वो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं और कुछ जो है पोजीशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से क्यों होता है आपके यहाँ? मीडिया जो है वो डिवाइडेड क्यों है? और दूसरा ये कि मैंने तो ये भी देखा था कि नहीं जाने दिया जा रहा था राहुल गांधी जी को, तो
इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये देखिए, ये थोड़ा-सा ये प्रोसेस बहुत गलत थी। जिस हिसाब से प्रोसेस को इन्होंने अडॉप्ट किया था, वो बिल्कुल ठीक नहीं था। आई मीन उस समय ऑल ऑफ अ सडन जिस तरह से इन्होंने 370 के ऊपर एक्शन दिया, उसके ऊपर सबने क्वेश्चन उठाया। और इनफैक्ट राहुल गांधी इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल लीडर एंड ही इज अ वेरी सिंपैथेटिक मैन टू द पीपल ऑफ द कंट्री। तो वो खुद जाके देखना चाहते थे कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो अब सरकार ने उनको नहीं जाने दिया, जबकि उन्होंने बाहर से यूएन के लोगों को बुलाया और उनको वहां पर जाके उनको एक टूर करवाया। तो देखिए, ये थोड़ा सा एक बहुत क्वेश्चनेबल था और सभी अपोजिशन पार्टी ने उठाया और इसके ऊपर बहुत सबने नाराजगी दिखाई अपोजिशन पार्टीज ने। लेकिन अब मुझे नहीं लगता हालात अब वैसे हैं। हालात बहुत आगे जा चुका है, कश्मीर भी अब आगे जा चुका है। अब सिचुएशन बहुत बदल चुकी है और अब इस तरह की कोई हरकतें जिसमें लोगों के राइट्स, लोगों के जो आई मीन लिबर्टी है, उसके ऊपर कुछ भी वहां पर ऐसा कुछ भी हमें देखने को नहीं मिलता है। People are doing their business, people are doing their work. Even the kind of terrorism activities which were even most of the time they were sponsored by the Pakistan only. I mean, they have also been curtailed. And in Pakistan means Pakistan army rather. I'm not going to say to the people of the Pakistan. People of the Pakistan are really very great. I know them. It is the army because of their own objective. You know, they try to attack the Kashmir and the Kashmiri people. They try to influence them. वो सब चीजें अब नहीं देखने को मिलती अब हमें। तो कश्मीर के अंदर टेररिज्म भी बहुत कम हुआ है और चीजें काफी अच्छी बेहतर होती जा रही हैं और काफी डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। सर, आपको लगता है कि अभी जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उसने ज़्यादा अच्छा हैंडल किया है कश्मीर इशू को, या अगर आप लोग होते, अगर कांग्रेस होती तो वो ज़्यादा अच्छा हैंडल कर सकती थी, ज़्यादा ये टेंशन जो दोनों कंट्रीज़ में है वो कम होती? लेकिन सर, बार बार जो आप लोग टेररिज्म का कहते हैं तो उसमें तो बहुत बार ये एक चीज़ मैंने खैर रिपीट भी की अपने शो में कि हाँ जी। जो हमारे पीएम है इमरान खान, उन्होंने कहा कि जी आप हमें एविडेंस दें और हम उसके ऊपर एक्शन करेंगे, क्योंकि ये अगर कोई यहाँ देखिए, से वहाँ जाता है तो वो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही होती उस चीज़ को, करेक्ट ये करेक्ट गवर्नमेंट नहीं कर रही जी। करेक्ट करेक्ट। तो अर्जुन जी देखिए, यहाँ पर हमें दो चीजें हैं। सबसे पहली बात है कश्मीर को कैसे हैंडल अच्छे से कर पाते। तो देखिए, अभी कश्मीर की बात करी जाए तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूँ। कश्मीर भारत का एक बहुत अभिन्न अंग है और हमारे देश का ताज है और बहुत खूबसूरत है। तो वहां पर सबके सब हम लोग कश्मीर के लिए बहुत सेंसिटिव हैं हम सबके सब। तो इवन अगर कांग्रेस की बात करी जाए तो बहुत ही ज्यादा अटैच के हिसाब से फील करती है। तो उन्होंने बहुत अच्छे से इतने साल तक एक कैलिब्रेटेड तरीके से, बहुत अच्छे सोचे समझे तरीके से 370 को थोड़ा सा उन्होंने स्लोली ग्रेजुअली उसको कर्व करने की कोशिश भी करी थी और उन्होंने किया, उन्होंने एफर्ट्स भी करे थे। अब दूसरी बात, अगर आप टेररिज्म, स्पॉन्सर टेररिज्म की बात करते हैं, तो देखिए चाहे वो इमरान खान साहब हैं, चाहे वो उससे पहले हमने देखा था जनरल साहब थे, अब चाहे रमेश साहब थे, हमने हमने देखा, सबने बातें करी लेकिन कुछ एक्शन नहीं लिया। चाहे वो 26/11 का हो, चाहे वो पठानकोट हो, चाहे वो अभी हमने देखा था जैसे पुलवामा में भी जो भी हुआ था उसकी भी तार हमें कहाँ से नजर है। तो देखिए, ये जब इस तरह की जो चीजें होती हैं ये बहुत दुख देती है कि एक एक इंस्टीट्यूशन, जो एक आर्मी आर्मी एक बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन होता है और ये प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन एक कंट्री का, पाकिस्तान का, वो इस तरह के टेररिज्म को सपोर्ट करे तो ये बिल्कुल भी कहीं बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता। तो अभी मुझे लगता है कि अब ये समय आ चुका है कि हम इन सब चीजों से आगे निकल के, जो हमारा जो बड़ा दुश्मन हमें सामने नजर आता है वो चाइना, उसके ऊपर हम लोग फोकस करें। क्योंकि पाकिस्तान को जिस हिसाब से वो कर्ज में दबाता जा रहा है तो स्थिति बहुत खराब होती जाएगी। हिंदुस्तान ने तो अपने आप को चाइना से बिल्कुल ही अलग कर लिया है और अपने साइडलाइन कर दिया है। उनके साथ में इन्वेस्टमेंट, उनके साथ में कोई ट्रेड डीलिंग, उन सब के ऊपर बहुत हमने कर्टेल कर दिया है। तो अब आवश्यक है कि समझे हम एक दूसरे के जो रिक्वायरमेंट्स हैं। और दूसरा देखिए, जो नेबर्स होते हैं, नेबर्स के साथ में एक अच्छे से रिलेशनशिप बना के आगे बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जरूरत के समय वही काम आते हैं। और अभी दूसरा मैंने आपको बताया, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान, चाहे कोई कुछ भी कहे, हमारा रहना, हमारे खाना, हमारा सब कुछ एक जैसा ही है, हमारा कल्चर सब कुछ एक जैसा ही है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अब पुरानी बातें छोड़ के, अब पिछला कदम छोड़ के अब आगे बढ़े और आगे कर देंगे। बिल्कुल ठीक। सर, मुझे लास्ट में ये बताइएगा कि जैसे पहले रशिया भी सुपर पावर था और अमेरिका भी था,
तो आपके ख्याल से तब जो था वो ज़्यादा बैलेंस्ड चल रही थी दुनिया, या अभी जब सिर्फ यूएस है और वो हर एक को अपने जैसे कहते हैं अंडर दबाता है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी हो। और दूसरा इसके साथ ही सर ये कि जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जैसे जो पावर में होती है गवर्नमेंट, जैसे अभी मोदी जी की है या यहाँ पे इमरान खान साहब की है, तो उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है कि अपोजिशन भी उतना ही स्ट्रांग हो, या अपोजिशन कमज़ोर अपोजिशन हो तब भी ठीक रहता है कंट्री के लिए? देखिए, अगर कम्युनिस्ट कंट्री है तो उसमें अपोजिशन की जरूरत ही नहीं होती, अपोजिशन होता ही नहीं है। चाइना ही कहते ये कम्युनिस्ट कंट्री। बट अगेन व्हेन इट कम्स डाउन टू द डेमोक्रेटिक सेटअप, इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप इट इज एक्सट्रीमली एसेंशियल कि जो अपोजिशन है उसकी बहुत एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, वो एक्टिव हो जहां पर जरूरत हो। देखिए, हमने देखा जिस हिसाब से जब लॉकडाउन हुआ था तो राहुल गांधी जी जो एक अपोजिशन पार्टी का लीडर है वो खुद ग्राउंड पे जाके लोगों के साथ जो प्रवासी मजदूर थे उनके साथ में खुद डिस्कशन कर रहे थे, उनको उनकी समस्याओं को समझ रहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपोजिशन की एज ए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अच्छे से प्ले करें, ताकि अपोजिशन इज द वन जो मिरर दिखाता है सरकार को कि देखिए आपके अंदर ये सारी कमियां हैं, और वो ही पार्टनरिंग कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी बात आप करें, जैसे अपोजिशन की बातों को समझ के उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना, ये दिस इज दी द मैग्नानिमिटी, जो एक बहुत बड़प्पन होता है जो सरकार जो सत्ताधारी पार्टी होती है, ये उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दूसरा यहाँ पर अटमोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है, एक सुपर पावर की जो बात करी है, देखिए अब वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ ग्लोबलाइजेशन नाउ। I think it is important to come up to become a one nation, one world. And for this, what is important? The humanity. We have seen that how this virus, इसने पूरी दुनिया को पूरा इतना इफेक्ट किया है, और स्पेसिफिकली नेबर्स के साथ में मिलकर काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। देखिए, इनके सबके अपने इंटरेस्ट हैं, इन तीनों कंट्रीज के अपने इंटरेस्ट हैं, और वो अपने इंटरेस्ट के यूज करने के लिए स्मॉल नेशन और जो नेशन जो उनके लिए मार्केट बन सकता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका ने हिंदुस्तान को और पाकिस्तान को दोनों को एक बाजार के रूप में देखा है। उन्होंने अपनी ब्रांड, उन्होंने प्रोडक्ट्स बना के बेचे हैं, जो चाइना अब देख रहा है। तो अब इम्पोर्टेंट है कि हम लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं, अपने देश के कल्चर को, अपने देश की इकोनॉमी को, अपने देश के स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम उसको क्या आगे कर सकते हैं, क्या आगे लेके जा सकते हैं। तो अब ये समय आ चुका है कि अब हम डिफरेंसेस को हटाएं और साथ में मिलके एक अच्छे नेशन बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के ऊपर फोकस करें, ताकि रिलेंटलेसली हम आगे बढ़ सकें। सर आपके यहाँ से बहुत दफ़ा ये कहा जाता है, आपके मीडिया में स्पेशली बहुत बार कहते हैं कि जी बलूचिस्तान की हम एम्बेसी बना देंगे, बलूचिस्तान को हम अलग कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन सर उससे भी कम टाइम में किसी ने मुझे कहा, मैं नहीं कह रही, किसी ने कहा उससे भी बहुत कम टाइम में खालिस्तान की एम्बेसी लाहौर में बन सकती है। तो सर ये इस तरह से जब एक दूसरे के लिए नेगेटिव बात करेंगे तो कहाँ जाके ये चीज़ रुकेगी? बार बार बलूचिस्तान का कहना पाकिस्तान को कि हम तोड़ देंगे, हम बलूचिस्तान को आज़ाद करवा देंगे, हम ये कर देंगे, तो यहाँ से फिर ऑब्वियसली रिएक्शन आता है, और हमारे पास कुछ और नहीं, हम खालिस्तान शुरू कर देते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आप मुझे बताएं कि क्या समझते हैं आप एज अ लॉयर, आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें कोई कर सकता है, कोई कंट्री इस तरह से कर सकती है, और क्या करना चाहिए, इस तरह की बात भी क्या करनी चाहिए दोनों में से किसी को? देखिए, इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन राइट्स, कि जो अगर देश में जो ह्यूमन राइट्स हैं, क्या उनको हम लोग वैल्यू कर रहे हैं? आई मीन आर दी ह्यूमन राइट्स आर गेटिंग कॉम्प्रोमाइज्ड? ह्यूमन राइट्स अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहे, वो जो लोग वहां पर रह रहे हैं, क्या वो आर दे हैप्पी? उनको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं? आर दे रिस्पेक्टेड? सो ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो अगर बात करें तो हिंदुस्तान में चाहे किसी भी राज्य में आप चले जाइए, कुछ भी आपको इस तरह की चीजें सुनने को नहीं मिलती। लेकिन बलूचिस्तान का हमने देखा है, अभी रिसेंटली कनाडा में जो मर्डर हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर ऑफ वो एक बलूच लीडर है, फीमेल लीडर है। तो अभी ये सब चीजें देख जब हम सुनते हैं, पता करते हैं, तो बड़ा अफसोस होता है। तो जिस हिसाब से देखा कि एट्रोसिटीज जो वहाँ की आर्मी, जो पाकिस्तान आर्मी जो बलूची पे कर रही है, ये भी बड़े अफसोस की बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई लोगों के लिए उनके इन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़े, और इन सब समस्याओं को अब हमें पीछे छोड़ने का समय आ चुका है। तो अभी बातों को कम ना करके इम्पोर्टेंट है कि जहां पर भी ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसके लिए वॉइस उठाना। तो अगर मैं बात करूं तो मैंने खुद बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है बलूचिस्तान में। देखने को मिला है कि वहां के लोगों की जिस हिसाब से फैसिलिटी, जो चाइना ने भी वहां पर आके जिस हिसाब से कंट्रोल लिया है, तो ये बड़ी अफसोस की बात है। वो चीजें अगर आप पाकिस्तान की वो अगर आप यहाँ पर हिंदुस्तान में बात करें, खालिस्तान, ये सब चीजें खत्म हो चुकी है। ये स्पॉन्सर्ड टेररिज्म जो एक स्टार्ट किया गया था वो सब खत्म हो चुका है।
अब ऐसा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा, ना कोई बातें मिलेंगी। जो कुछ इक्का दुक्के लोग हैं उनके ऊपर आई एम श्योर पीपल आर नॉट गेटिंग इन्फ्लुएंस, कोई भी उनसे इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा है और इसके ऊपर बहुत अच्छे से एक्शन किया जा रहा है ताकि कोई भी ऐसी चीजें ना स्प्रेड हो। सर आप मेरे ख्याल है करीमा बलोच की बात कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए तो पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि रॉ ने किया है, उधर से कहा जा रहा है आईएसआई ने किया है। लेकिन सर अभी जो फार्मर्स का रिसेंटली आपके यहाँ चल रहा है उसमें खालिस्तान की बात हुई थी, उसमें बहुत से मैंने ऐसे देखे ट्विटर पे नहीं और नहीं, दूसरी जगह क्लिप्स आए थे और लोग कह रहे थे कि खालिस्तान की वहाँ पे नारे लग रहे थे। तो वो हो सकता है कि किसी ने वैसे ही खुद ही उसको स्टेज किया हो, लेकिन फिर भी ये बात हुई थी। नहीं देखिए, अगर आप फार्मर्स प्रोटेस्ट की बात करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं था। वो किसी ने उसको बदनाम करने के लिए कुछ किया होगा, लेकिन उनको इमीडिएटली पुलिस ने एक्शन लेके उनको हटा दिया है। वैसी कोई भी चीज नहीं मिली है देखने को। वो उसे बदनाम करने के लिए और उसको आई मीन पूरे इवेंट को सबड्यू करने के लिए, पूरे प्रोटेस्ट को, ये सब चीजें करी गई थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी एविडेंस पुलिस को नहीं मिला है कि कुछ ऐसा है। तो देयरफॉर लाइक देयर इज नो पॉइंट कि अगर हम लोग ये खालिस्तान की बात करें, खालिस्तान एंगल सब खत्म हो चुका है हिंदुस्तान में। इसके ऊपर कोई भी चर्चा, इसके ऊपर कोई भी सब्सटेंस नहीं बचा है। तो इसलिए अभी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना, पीस की बात करें, पीस की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। क्योंकि आम जनता का, आम आवाम का जब भी डेवलपमेंट होगा जब पीस और डेवलपमेंट की बात करी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सब बातों को उनको ना उसके ऊपर चर्चा करके और ना एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा के, हाउ वी कैन टॉक अबाउट प्रोग्रेसिव थिंकिंग। हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कैसे दोनों देश एक दूसरे को सपोर्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आप बात करेंगे गल्फ कंट्रीज में भी, इसराइल के साथ में अभी जिस हिसाब से इन लोगों ने मिलकर काम किया, तो देखिए दिस इज ए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे सामने। अब इम्पोर्टेंट है कि पुरानी बातों को छोड़ के इसको आगे बढ़ना और एक नया कदम आगे की तरफ बढ़ाना। बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। एंड आई होप कि आप जैसे लोग हैं और आप लोग बात करें और किसी तरीके से पाकिस्तान और इंडिया दोनों टेबल टॉक पर आ जाएं तो ज़्यादा अच्छा, बजाय एलओसी वायलेशन देख के भी बहुत अफसोस होता है, चाहे दोनों साइड से किसी का भी नुकसान हो, लेकिन हैं तो इंसान ही सब। बिल्कुल। तो बिल्कुल थैंक यू सो मच सर, सो काइंड थैंक ऑफ यू। यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू।